मैं पिछले 3 सालों से इस छोटी नदी में मछली पकड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये मछलियां सब असेंडेड मास्टर्स सिद्ध गुरु थे। सो थी, यहाँ तक कि जिन कार्प मछलियों को मैंने मामूली समझकर खा लिया वे भी महान हस्तियां थीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह समय की नदी, रिवर ऑफ टाइम है। उच्च लोकों तक पहुंचने के लिए सभी साधकों को इसे पार करना ही होगा, लेकिन एक बार जब वे इसमें प्रवेश करते हैं तो वे मछली के रूप में तैरने को मजबूर हो जाते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं इस नदी का प्रबंधक बनने के लिए यहाँ आया था। फिर भी मैं पूरी तरह से बेखबर था, जब तक कि एक दिन पृथ्वी के साधारण कपड़े पहने एक युवक अपनी छोटी नाव धीरे धीरे मेरे पास से ले गया। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह। क्या वह भी मेरी तरह ही समय का यात्री, टाइम ट्रैवलर था? यह देखते ही मैंने तुरंत उसका पीछा किया। नाव पर सवार वह युवक इस नदी में किसी को तैरते देख पूरी तरह हैरान था। कृपया शांत हो जाइए सीनियर, मेरा इरादा आपके इलाके में घुसपैठ करने का नहीं था। कृपया दया करें और मेरी जान बख्श दें। मुझे तुमसे पूछने दो, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुंचे? मैं एक छोटे से कस्बे का हान पाओ पाओ हूँ। मैं गलती से इस जगह भटक गया था। कृपया मुझे क्षमा करें सीनियर। तो तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम कहाँ हो? फिर तुम यहाँ नाव क्यों चला रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? हान पाओ पाओ ने स्वाभाविक रूप से यह स्वीकार नहीं किया कि वह एक दूसरी दुनिया से आया है, एक बाहरी दुनिया के आगे। वह अपनी पहचान किसी स्थानीय व्यक्ति के सामने उजागर नहीं कर सकता था। सीनियर, मैं वास्तव में आपसे पूछना चाहता था कि यह कौन सी जगह है? अरे, डेक पर लिखे उन 2 शब्दों को देखो। क्या तुम उन्हें नहीं देख सकते? कौन से शब्द? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हान पाओ पाओ ने वहां देखा जहां मैंने इशारा किया था, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा और उसने बस अपना सिर हिला दिया। यह सुनकर मैंने अपनी ठुड्डी सहलाई और खुद से बड़बड़ाया, क्या ऐसा हो सकता है कि इन्हें सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ? मैं समझ गया, यह नाव तियानान नामक स्थान की ओर जा रही होगी। मैं 3 साल से इस गड्ढे में फंसा हुआ हूँ और मैं इससे पूरी तरह ऊब चुका हूँ। क्यों न मैं भी तियानान तक की सवारी कर लूं? अरे छोटे भाई हान, चलो एक सौदा करते हैं। देखो, मैं यहाँ का नदी रक्षक, रिवर गार्ड हूँ। मेरी नाव कुछ दिन पहले खराब हो गई थी और शहर यहाँ से बहुत दूर है। क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकते हो? नाव से जाना बहुत तेज रहेगा। बिल्कुल, कोई बात नहीं सीनियर, आपको अपनी नाव पर बिठाना मेरे लिए सम्मान की बात है। ठीक वैसे ही हम नाव पर बैठ गए और नदी के बहाव के साथ बहने लगे। लेकिन अचानक नाव से एक जोरदार टूटने की आवाज आई और वह पूरी तरह रुक गई। चेतावनी, आगे बढ़ने में असमर्थ। भाई हान, तुम्हारी नाव अचानक क्यों रुक गई? क्या हम किसी चीज से टकरा गए? यह सुनकर हान पाओ पाओ का दिल धड़क गया। ये नाव उसकी थी ही नहीं, वह तो बस यहाँ पहुंचने के बाद इस पर जागा था। सबसे बुरी बात यह थी कि वह इससे उतर भी नहीं सकता था। वह पूरी तरह से इस नाव से बंधा हुआ। वह वास्तव में इस बात से हैरान था कि मैं नाव पर चढ़ने में कैसे कामयाब रहा। जब हम नाव की जांच कर रहे थे, तभी अचानक मेरे दिमाग में एक सिस्टम की आवाज गूंजी, कृपया तुरंत नाव से उतर जाएं। होस्ट अभी इस नदी को नहीं छोड़ सकता। कृपया जाने का प्रयास करने से पहले नदी को शुद्ध रिफाइन करें। यह सुनकर मेरा रोने का मन किया। वाह, बहुत अच्छे, मुझे जबरदस्ती नदी रक्षक बना दिया है ना? तभी मुझे एक विचार आया और मैं हान पाओ पाओ की ओर मुड़ा। भाई हान, मैं मरम्मत के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। तुम्हारी नाव मेरी नाव की तरह पूरी तरह बर्बाद नहीं हुई है। इसमें बस एक छोटी सी समस्या है। मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारी नाव ठीक करूंगा तो तुम्हें मुझे मरम्मत की फीस और टैक्स टोल देना होगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ का नदी रक्षक हूँ। यहाँ से गुजरने वाली हर नाव को टैक्स देना पड़ता है। हान पाओ पाओ हक्का बक्का रह गया। क्या अब समय यात्रा, टाइम ट्रैवल के लिए भी टैक्स देना पड़ता है? उसने अपनी जेबें टटोली और पूरे शरीर की तलाशी ली, लेकिन उसे केवल एक बत्तख की गर्दन का टुकड़ा, मेरे पास बस यही है। तब मुझे एहसास हुआ कि यह तार्किक था। यह लड़का अभी अभी यहाँ आया था और उसके पास कुछ भी कीमती नहीं था। यह सोचकर मैंने उसे लगभग जाने ही दिया था। उसने अभी अपनी यात्रा शुरू ही की थी और अभी तक उसकी शक्तियां चीट भी जागृत नहीं हुई थीं। वह वास्तव में इसका खर्च नहीं उठा सकता था, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। चूंकि तुम टैक्स नहीं दे सकते, तो बस एक कर्ज मुआहदा या लोन जा रहे ले लो। मैंने उसे कागज का एक टुकड़ा थमाया। कर्ज की शर्तें पढ़ने के बाद हान पाओ पाओ पूरी तरह सन्न रह गया। उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। ये क्या बकवास है? आने से पहले मुझ पर 30 साल का होम लोन था और अब मुझे ट्रांसमिग्रेशन लोन, दुनिया बदलने का कर्ज चुकाना होगा? मैंने तो अभी तक अपने घर का पैसा भी नहीं चुकाया है। यह सुनकर मैं बस मुस्कुरा दिया। टैक्स देना तो नियम है। मैं दांव लगा रहा हूं कि तुम आगे चलकर एक बड़ी हस्ती बनोगे। हान पाओ पाओ इस मासूम दिखने वाले नदी रक्षक को देखता रहा। वह बिल्कुल अपने मकान मालिक की तरह व्यवहार क्यों कर रहा था? हाँ बिल्कुल। हान पाओ पाओ ने अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट में एक कमी पकड़ी और तुरंत पूछा, इस अनुबंध में खजाने, ट्रेजर्स से आपका क्या मतलब है? खजाना किसे माना जाता है? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, मैं जिसे भी खजाना मानूं वही खजाना है। यह सुनकर हन पाओ पाओ पूरी तरह अवाक रहे। उसे लूटा जा रहा था। क्या यह वह प्रसिद्ध अंतिम व्याख्या विक्रेता की होती है वाली बात थी? उसे हिचकिचाते देख मैं अधीर हो गया। तुम साइन करने वाले हो या नहीं? अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा।
नहीं नहीं नहीं, मैं साइन कर दूंगा। तो जल्दी करो, अपनी उंगली काटो और खून से अंगूठे का निशान लगाओ। मुझे कुछ सुरक्षा इंश्योरेंस चाहिए। मैंने अपने हाथ बांधकर उसे जल्दी करने को कहा। हन पाव पाव के पास अपनी उंगली काटकर खून का निशान छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने अनुबंध वापस लिया, उसे चेक किया और एक कुटिल मुस्कान। फिर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम्हारे साथ व्यापार करके खुशी हुई। हाँ, खुशी हुई, हन पाव पाव ने रोते हुए जवाब दिया। लिटिल हन, सुस्ती मत करना। एक बार वहां पहुंच जाओ तो कड़ी मेहनत करना। अगर तुम्हें कोई खजाना मिले तो उसका अच्छे से इस्तेमाल करना। अपने पैसे बचाना, खतरनाक जगहों पर मत जाना। तुम्हारी जान सबसे पहले है। साथ ही जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा। मैंने उसे कुछ दिल से सलाह। चिंता के लिए धन्यवाद, हन पाव पाव ने पूरी तरह अवाक होकर जवाब। उसने मन ही मन सोचा, मुझसे मिलने आओगे? तुम तो बस वहां पहुंचते ही अपना कर्ज वसूलना चाहते हो। भाड़ में जाए ये अनुबंध। तुम वहां पहुंचकर कर्ज चुकाने से मुकरने की योजना तो नहीं बना रहे हो, है ना? एक बार मैं वहां बड़ा आदमी बन जाऊं तो मैं आपको पूरा पैसा वापस कर दूंगा, खाक पैसा दूंगा। एक बार मैं शक्तिशाली हो जाऊं तो मुझे शक है कि आप मुझसे पैसा वसूल पाएंगे। कृपया मुझ पर विश्वास करें, मैं अपने कर्ज से भागने वालों में से नहीं हूं। हन पाव पाव मक्खन लगाता रहा। मैं नाव से कूद गया और उससे कहा, जाओ अपना नाम रोशन करो। जैसे ही मैं कूदा, नाव फिर से चलने लगी। जब मैं उसकी ओझल होती आकृति को देख रहा था, मुझे बहुत जलन। मेरे ट्रांसमिग्रेशन, कायापलट में क्या गलत हो गया? मैं इस सुनसान नदी के बीच में क्यों फंसा? जब मैं हताश महसूस कर रहा था, तब सिस्टम का नोटिफिकेशन फिर से बजा। आपने नदी में व्यवस्था बनाए रखी है, फेवर पॉइंट्स प्लस 200। जैसे ही सिस्टम की आवाज धीमी हुई, मुझे एक पैटर्न समझ आया। पूरे दिन नदी की रखवाली करने से 10 फेवर पॉइंट्स मिलते हैं। अब तक मैं उनका उपयोग केवल लकी ड्रा और रिवर एफिनिटी को अपग्रेड करने के लिए कर सकता था, लेकिन ड्रा में किसी भी ब्रह्मांड से वस्तुएं मिल सकती। 1 पॉइंट एक सामान्य ड्रा के बराबर है 10 पॉइंट ब्रोंज ड्रा के लिए, और इसी तरह ड्रा का स्तर जितना ऊंचा होगा, उन्नत दुनिया से उतनी ही बेहतर लूट मिलेगी। यहाँ तक कि एक सामान्य ड्रा में भी शीर्ष स्तर के खजाने मिलने की बहुत कम संभावना होती है। मैंने एक सामान्य ड्रा के साथ अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। अगले ही पल नदी से एक सफेद संदूक निकलकर किनारे पर आ गया। मैंने इसे खोला और मुझे एक शाही मुहर, इंपीरियल सील मिली। इस पर 8 शब्द खुदे थे, स्वर्ग का आदेश, दीर्घायु और समृद्धि। यह चिन्ह राजवंश चिन्ह डायनेस्टी की थी। उस प्रसिद्ध शाही मुहर को देखकर मेरी आंखें चमक उठी। ओह भाई! लेकिन उत्साह के एक संक्षिप्त क्षण के बाद मेरी दिलचस्पी खत्म हो गई। मुझे जादुई कलाकृतियों, मैजिकल आर्टिफैक्ट्स की जरूरत। मुझे इसे अभी के लिए छिपा कर रखना पड़ा। अगर मैं कभी पृथ्वी पर वापस लौटा तो मैं इसे अपने देश के सपने को पूरा करने के लिए वापस ले जाऊंगा। फिर मैंने 10 और सामान्य ड्रा पर 10 पॉइंट खर्च किए। हैरानी की बात नहीं है कि मुझे ढेर सारा कबाड़ मिला। जब मैं चिढ़ा हुआ था, मैंने किनारे पर फंसी एक छोटी कार्प मछली देखी। वह बहुत दयनीय लग रही थी, इसलिए मैंने उसे वापस पानी में डाल दिया। तुरंत मुझे 5 फेवर पॉइंट्स मिले। तभी मुझे एहसास हुआ, इस मामूली नदी में सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने से मुझे पॉइंट्स मिलते। मैंने अपनी रिवर एफिनिटी को अपग्रेड करने के लिए बाकी पॉइंट्स खर्च किए। एक 100 पॉइंट्स की लागत से यह 0.01% से बढ़कर 0.013% हो। हालांकि यह केवल 0.003% की बढ़ोतरी थी। मैं अपने जन्मजात जल नियंत्रण कौशल, वाटर कंट्रोल स्किल को 5 उप कौशलों में विभाजित देखकर चौंक गया। वे थे आइसोलेट, फ्रीज, एक्सेलरेट, रिवाइंड और स्विम। प्रत्येक के बगल में एक छोटा आइकन था। अपने बचे हुए 94 पॉइंट्स को देखते हुए मैंने इसका परीक्षण करने का फैसला किया। मैंने आइसोलेट कौशल को लेवल 1 तक बढ़ाया। जब प्रोग्रेस बार आगे बढ़ा तो मैं रोमांचित हो गया और तुरंत इसका परीक्षण किया। मैं किनारे पर गया और अपना हाथ हिलाया। तुरंत पानी की एक छोटी बूंद ऊपर तैरने लगी। यह लगभग 10 बूंदों के बराबर थी, जबकि पहले मैं केवल 1 बूंद उठा पाता था। लेकिन अब यह लगभग 10 बूंदों के बराबर है। मुझे लगा था कि यह कौशल स्किल बेकार है, लेकिन यह देखकर कि इसे अपग्रेड किया जा सकता है, मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। फिर मैंने अन्य 4 कौशलों को लेवल 1 तक बढ़ाया, लेकिन वहां एक सीमा, कैप आ गई। ऐसा लगता है कि मुझे पहले रिवर एफिनिटी को 0.1% तक बढ़ाना होगा। आने वाले दिनों में मैं एक मेहनती नदी रक्षक, रिवर वार्डन बन गया, जो व्यवस्था बनाए रखता था। अपने काम को आसान बनाने के लिए मैंने हर कुछ मील पर एक गार्ड हाउस बनाया। मैं लगातार नदी की गश्त करता था और किसी भी फंसी हुई मछली या झींगे की मदद करता था। लेकिन एक दिन मुझे एक अजीब सा छोटा कछुआ मिला। हर बार जब मैं उसे वापस फेंकता, वह सीधा तैरकर किनारे पर आ जाता और अजीब तरीके से लौटने लगता। इस बीच दूसरे लोग के मिस्टिक स्काई सेक्ट में हरे रंग के कप डिड्डे पहने एक झुके हुए बूढ़े व्यक्ति ने आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाया। पितृपुरुष पैट्रियार्क को ऊपर गए 1000 साल हो गए हैं। मैं सोच रहा हूं कि वह उच्च लोक हायर रियलम में कैसे होंगे।
उनके बगल में एक सुनहरे बालों वाले आदमी ने भी बड़ी धी उम्मीद के साथ ऊपर देखा। जिनर, तुम्हारा असली रूप सुनहरा पवित्र कार बे गोल्डन सेक्रेड कार। 500 साल और साधना कल्टीवेट करो और तुम असेंशन लोक असेंशन रियलम तक पहुंच जाओगे। तुम पितृ पुरुष के पद चिन्हों पर चल सकते हो। तुम इस दुनिया में पहले से ही अजेय हो। उच्च लोक ही तुम्हारा असली मंच है। अपने गुरु की प्रशंसा सुनकर सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने अपने हाथ पीछे बांध। उसकी आंखों में एक अमर चमक दिखाई। गुरु, आपको क्या लगता है कि उच्च लोक वास्तव में कैसा है? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। पितृपुरुष के बाद तुम ऊपर जाने के लिए सबसे होनहार उम्मीदवार हो। उनका असली रूप एक रहस्यमयी कछुआ, मिस्टिक टर्टल था, और उन्हें ऊपर पहुंचने में 3000 साल लगे थे। लेकिन तुम्हारी प्रतिभा उनसे भी बड़ी ही है। सिर्फ 1000 वर्षों में असेंशन लोक तक पहुंचना तुम्हें और भी शक्तिशाली बनाता है। वह एक सहस्राब्दी मिलेनियम पहले ऊपर गए थे। अब तक उच्च लोक में एक बड़ी शक्ति बन गए होंगे। एक बार जब तुम ऊपर चले जाओगे तो तुम उन्हें ढूंढ सकते हो। सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने आसमान की ओर देखा और अनजाने में अपनी मुट्ठियां भींची। मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगा गुरु। मैं अब एकांत सिक्लूजन में जा रहा हूँ। मैं जल्द से जल्द ऊपर पहुंचना चाहता हूँ। पलक झपकते ही 100 साल बीत गए। एक दिन मिस्टिक स्काई सेक्ट के ऊपर काले बादलों ने आसमान को ढक लिया। सुनहरी रोशनी से चमकता हुआ एक आदमी हवा में तैरने लगा। सेक्ट के सभी शिष्य देखने के लिए बाहर आए। वे आसमान में मौजूद उस सुनहरी आकृति के सामने घुटनों के बल झुक गए। विदाई सेक्ट मास्टर, आपकी यात्रा सफल हो। अपने शिष्य को इस स्तर पर पहुंचते देख बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए और उसने हाथ हिलाया। जाओ, एक बहुत बड़ी दुनिया में जाओ। सबकी ओर नीचे देखते हुए सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, सबको अलविदा, मैं जा रहा हूँ। इसके साथ ही वह कड़ीडी ढकते बादलों की गहराई में चला गया। अंतरिक्ष की दरार, स्पेशल रिफ्ट, धीरे धीरे बंद हो गई और दुनिया में फिर से शांति छा गई। ठीक उसी समय मुझे नदी के किनारे एक और फंसी हुई छोटी सुनहरी कार्प मछली मिली। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़कर छोटी मछली को पकड़िद्धा वापस नदी की धारा में फेंक दिया। फिर मैंने एक धुन गुनगुनाई और इन नन्हे जीवों की मदद करते हुए किनारे पर चलता रहा। तभी एक छोटी नाव धीरे धीरे वहां आई जो नदी के इस हिस्से से गुजरने वाली थी। किसी और को आते देख मैं तुरंत किनारे पर गया और नाव पर सवार व्यक्ति को हाथ हिलाकर इशारा किया। अरे इधर आओ, पहले टोल टैक्स। टोल? मुझे नहीं पता कि दूरी बहुत ज्यादा थी या उन्होंने मुझे जानबूझकर नजरअंदाज किया, लेकिन वे बिल्कुल स्थिर बैठे रहे। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने तुरंत अपनी जल जादू वाटर मैजिक शक्ति का उपयोग करके नाव के ठीक नीचे के पानी को जमा फ्रीज दिया। फिर मैं पानी के ऊपर चलकर आराम से वहां पहुंचा। पास पहुंचने पर मुझे एहसास हुआ कि वह एक सुंदर लद्दाखी थी। वह पूरी तरह से सदमे में मुझे देख रही थी। मैंने उस रास्ता रोका और पूछा, कौन है वहां? अपना नाम बताओ। लद्दाखी खड़दी हुई और सम्मान पूर्वक अपने, मैं लियू वुयान हूँ। मैं पृथ्वी अर्थ से आई। पृथ्वी का नाम सुनकर मेरी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखाई। अरे बाप रे, क्या यह एक और समय यात्री टाइम ट्रैवलर है? यह क्या हो रहा है? हान पाओ पाओ, हान ट्रांसमाइग्रेटर था और अब यह लियू वुयान भी एक है। यहाँ तक कि उसकी आवाज भी किसी मुख्य महिला पात्र फीमेल लीड की तरह है। हे यात्री, पहले टोल शुल्क दो। मैंने नीचे देखा और नाव पर डायोंग राजवंश, डायोंग डायनेस्टी खुदा हुआ पाया। ऐसा लगता है कि वही उसकी मंजिल है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है। उसने पहले भी कई ट्रांसमाइग्रेशन उपन्यास पे रहे थे, लेकिन टोल टैक्स देने के बारे में कभी नहीं सुना था। क्या पानी पर चलने वाला यह व्यक्ति कोई महान अमर इमोर्टल हो सकता है? वह निश्चित रूप से वैसा ही लग रहा था। वहां वह उसे बीच रास्ते में नहीं रोक पाता। मुझे पता था कि वह ऐसा ही कहेगी, इसलिए मैंने सीधे मुद्दे की बात, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम एक शाही वंश, इंपीरियल डायनेस्टी की तरफ जा रही हो। तुम वहां एक नई जिंदगी बनाने जा रही हो। क्या तुम्हारे पास कोई बड़े सपने, एम्बिशंस हैं? लियू वुयान ने बिना सोचे समझे जवाब, शाही परिवार में शादी करना और महारानी बनना। यह सुनकर मैं हैरान रह गया। वही पुराना रोमांस नॉवल वाला प्लॉट। तो जब तुम वहां पहुंच जाओगी तो तुम मुझे क्या दे सकती हो? सिर्फ महारानी बनने के लिए सफार करने वाली किसी लड़की पर? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर्ज डाल, लेकिन उसके जवाब ने मुझे फिर से हैरान कर दिया। मैं अपने पति से तुम्हें उसके आधे साम्राज्य पे एम्पायर दिलवा दे। तुम्हारा पति अपना इतनी मेहनत से बनाया हुआ आधा साम्राज्य मुझे क्यों दे देगा? क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है। मैं पूरी तरह से स्तब्ध, स्पीचलेस रह गया। जरूर, प्यार बहुत महान है। मेन और बेहास नहीं करना चाहता था। किसी और भाई के लिए चीजें मुश्किल क्यों बनाई जाएं? मैंने उस बेचारे राजा को छोड़ने का फैसला किया जिसने अपना साम्राज्य बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। इसलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नियम लिखे और उसे साइन और अंगूठा लगवाया। मैंने यूजे एक गहरी सलाह भी दी, वहां के लिए शुभकामनाएं। महारानी बनने का ख्याल छोड़ दो और खुद ही राजा बन जाओ। जैसे ही मैंने यह कहा, सिस्टम नोटिफिकेशन की घंटी बजी। नादी में व्यवस्था बनाए रखी, फेवर पॉइंट्स +100।
पिछले कुछ दिनों से मैं नदी की निगरानी करने में बहुत मेहनत कर रहा हूं और मेरे फेवर पॉइंट्स 1150 तक पहुंच गए हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपनी एफिनिटी लगाव को 0.03% बढ़ाने के लिए लगभग 400 पॉइंट्स खर्च कर दिए। बाकी बचे 150 पॉइंट्स के साथ मैंने एक सिल्वर टियर 10 पुल ड्रॉ चुना। सच कहूं तो मैं हमेशा से एक कल्चरेशन टेक्निक चाहता था, भले ही वो कोई बेकर सी हो तब भी चलता। लेकिन अब तक मुझे सिर्फ फालतू कचरा ही मिला था, एक भी टेक्निक मैनुअल नहीं मिला। मैं हमेशा इस नदी की रखवाली नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे एक भी मैनुअल नहीं मिलेगा। जैसे ही 10 पुल खत्म हुए, मेरे दिमाग में एक मैनुअल आया जिसका नाम एज्योर क्लाउड ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट था। यह देखकर मैंने इसे तुरंत सीख लिया और फेवर पॉइंट्स का इस्तेमाल करके इसे लेवल 1 तक पहुंचा दिया। 15 मिनट से भी कम समय में मेरी ऊर्जा और फट पड़ी। मेरी कल्टीवेशन सीधे ची रिफाइनिंग रेल्म के शिखर तक पहुंच गई। मैंने अपनी आंखें खोली और एक धमाके के साथ उस कला आर्ट को चालू किया। मेरे हाथों से एक भारी नीली ऊर्जा एज्योर एनर्जी निकली और मेरे शरीर के चारों तरफ लिपट गई। इस अनोखी शक्ति को महसूस करके मैं बहुत एक्साइटेड था। लेकिन उसी पल मुझे नदी के किनारे से अचानक एक आवाज सुनाई दी।